सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग यार। तो आज के दिन एमबीबीएस बर्गर पर हम लेकर के आ गए हैं एक नई वीडियो जिसका नाम है सेरिबेलम टॉपिक। और ये देखो टॉपिक जो है ये दोनों में कॉमन हो सकता है, जैसे कि मतलब न्यूरो एनाटमी में भी चाहो तो लिख सकते हो और फिजियोलॉजी में चाहो तो भी लिख सकते हो। बट ये मेनली आज जो टॉपिक आया फिजियोलॉजी का है, न्यूरो एनाटमी का भी आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो फिजियोलॉजी के अंदर सेरिबेलम जो टॉपिक है उससे कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लंबे क्वेश्चन आए हैं, 10 से लेकर के 15 मार्क्स के अंदर, ठीक है। अब सर इसके अंदर कैसे डिवीजन में आते हैं क्वेश्चन, कभी वैसे डायरेक्ट नहीं आता कि डिफाइन सेरिबेलम 10 से 15 नंबर में दे दिया, तो ऐसे कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहली बात वो आता है कि डिस्क्राइब द एफरेंट एंड इफरेंट पाथवेज ऑफ द सेरिबेलम, ठीक है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आता है लीजन्स ऑफ द सेरिबेलम, और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेरिबेलम फंक्शन टेस्ट, ठीक है। सेरिबेलम फंक्शन टेस्ट आता है। तो इन 3 पार्ट्स में आता है और ये तीनों पार्ट ही हमारे आज इस वाली वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। एक वीडियो और मज़ा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है, पढ़ करके। तो यार आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो चालू करते हैं बेसिक एनाटमी से। अगर तो कोई भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे को पहले इंट्रोडक्शन से चालू करना है। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 लोब्स होते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, उनको आपस में बीच में मीडियनली कनेक्ट करते हैं हम लोग, किससे, वर्मिस से। तो 2 लोब सेरिबेलर हेमिस्फीयर होते हैं यहाँ पर, जिनको हम वर्मिस से कनेक्ट करते हैं। अब इसके कुछ फंक्शनल डिवीजन्स हैं जो कि आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फंक्शनल डिवीजन है। सर यहाँ पर देखो, इस वाली जगह को बोलते हैं लेटरल जोन। क्या बोलते हैं इस वाली जगह को हम? लेटरल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल जोन, ठीक है। और लेटरल जोन किसका पार्ट होता है? नियो सेरिबेलम। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डेवलपमेंटल बेसिस याद हो तो 3 तरीके के थे, आर्कियो, पेलियो, नियो, ठीक है। आर्कियो जो थे सबसे पुराने थे, ठीक है। पेलियो जो थे वो उससे नए थे, और नियो जो थे सबसे नए थे जो हमारे अंदर हैं, ठीक है। तो लेटरल जोन्स हो गया। सर फिर आता है पेलियो सेरिबेलम। पेलियो सेरिबेलम के अंदर वर्मिस है। इसके अंदर लिंगुला इंक्लूड नहीं होता, अगर आप कहीं बुक छोड़ो तो लिंगुला इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अभी हमारे को पूरी वर्मिस की बात ही कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर वर्मिस इंक्लूड होता है, और साथ ही साथ देखो बीच का कुछ एरिया है ना, ये इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन्स। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट जोन्स। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट जोन्स लिख रहा है, दिख नहीं रहा होता तो इंटरमीडिएट जोन्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है फिर, ये किसके अंदर आता है? पेलियो सेरिबेलम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पेलियो सेरिबेलम, यानी कि इससे जो थोड़ा सा नया हुआ। और यहाँ पर देखोगे आप बिल्कुल नीचे की तरफ, तो ये किसके अंदर आता है? सर ये आता है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब होता है, इसका नाम होता है। और ये होता है आर्कियो सेरिबेलम के अंदर आता है। किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा? ये आर्कियो सेरिबेलम के अंदर देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? अब एक बात समझ लेना यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर आप लोग यहाँ पर मुझसे बात करते हो सर ट्रैक्ट के बारे में, सर कौन कौन सी यहाँ ट्रैक्ट होती है, तो आप लोग इतनी बात याद रखो कि अगर हम आर्कियो सेरिबेलम की बात करते हैं, यानी कि सबसे पुराना है, तो उसके अंदर क्या थी? वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट थी। कौन सी थी? वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक। और उनका काम क्या होता है? बैलेंसिंग, और हर ऑर्गन को बैलेंसिंग तो करना ही होता है, ठीक है। फिर आती है जब पेलियो आया, फिर उसके बाद स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, मतलब ये थोड़े से प्रोप्रियोसेप्शन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग आए तो हमारे को अपने सारे कॉर्टेक्स के जितने फंक्शन थे, जितने और फंक्शन थे, उनको कंट्रोल कराना था। तो वहाँ पर थी कौन सी? सेरेब्रो सेरिबेलर ट्रैक्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात इंपॉर्टेंट ध्यान से सुन लो कि अगर सर हमसे कोई बोलते हैं कि आर्कियो सेरिबेलर पुराने ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या था, केवल सर बैलेंसिंग से रिलेटेड काम था, तो वहाँ पर कौन सी ट्रैक्ट होंगी? वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट थी, ठीक है। इसके अलावा सर हमसे अगर कोई बोलता है कि उससे जब डेवलप हुए तो उसमें क्या हुआ? स्पाइनो सेरिबेलर प्रोप्रियोसेप्शन इंप्रूव्ड हो, तो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट आई। और जब हम सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट सीट पर पहुंचे तो वहाँ पर कौन सी ट्रैक्ट आ गई? सेरिब्रो सेरिबेलर ट्रैक्ट, मतलब जब हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो मोटर फंक्शन जनरेट हुए उनको भी गवर्न करने की जिम्मेदारी इनको दी गई, सीक्वेंस में लगाने की जिम्मेदारी इनको दी गई। तो ये सब इसके काम थे, ठीक है। अभी इसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, और इन्हीं के ट्रैक्ट, ये 3 ट्रैक्ट के ही लीजन अगर हम लिख करके आते हैं तो नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो चिंता मत करो, वो हम आपको पढ़ाएंगे। पर उससे पहले हमारे को जानना चाहिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कितनी लेयर होती है। तो 3 लेयर होती है टोटल। एक होती है मॉलिक्यूलर, एक होती है परकेंजे, और एक होती है ग्रैनुलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर स्टेलेट सेल्स होते हैं, बास्केट सेल्स होते हैं, ठीक है। परकेंजे लेयर के अंदर परकेंजे सेल्स होते हैं जो गोल्जी टाइप 1 सेल के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप वो पढ़ने जाओगे स्मेल तो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा गोल्जी टाइप 1 सेल के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। पर क्योंकि अगर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम फिजियोलॉजी, तो मैं इतना ज़रा उसमें नहीं एंटर कर। ग्रैनुलर सेल के अंदर ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, गोल्जी सेल्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझना कि सर अगर हम लोग बात करते हैं जितने भी एक्साइटेटरी फंक्शन जो रेगुलेट किए जा रहे हैं हमारे सेरिबेलम के द्वारा, उसके लिए जो फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। देखो कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं जो एक्साइटेटरी फंक्शन इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन कौन से न्यूक्लियर फाइबर्स हैं सेरिबेलम के जो कि इस तरीके का फंक्शन कर रहे हैं? पहले होते हैं, उसके अंदर होते हैं चढ़ने वाले फाइबर्स, तो जो चढ़ जाते हैं ऊपर की तरफ, क्लाइंबिंग फाइबर्स। दूसरे कौन से होते हैं? मोसीजीआई मोसी फाइबर, क्लियर है। क्लाइंबिंग फाइबर भी कैसे होते हैं? एक्साइटेटरी। ये भी कैसे होते हैं? एक्साइटेटरी होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये क्या होते हैं सर? ये जो होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स, ये ऑलिगो सेरिबेलर ट्रैक्ट के टाइप है, तो इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला, वहाँ से ये होते हैं। और साथ ही साथ सर अगर मोसी फाइबर, ये कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स से आ सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आ सकते हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं से भी आ सकते हैं, क्लियर है। साथ ही साथ सर ये और कहाँ से? रेटिकुलर फॉर्मेशन से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट लोकेशन से आ सकते हैं। बट यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पर फिक्स्ड है। यहाँ पर क्या इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से आएंगे, ऑलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है ये, ठीक है। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे तो उसके अंदर मिलेगा आपको सेरेब्रो ऑलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट जो देखने उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये सारे यहाँ से आते हैं, क्लियर है, ओके। अच्छा, तो फिर मुझे बस एक कनेक्शन जस्ट एनाटमी से आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? बताइए, पॉन्स की प्रॉपर्टी होती है नहीं होती है? पॉन्स की प्रॉपर्टी होती है,
और इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, सॉरी पॉन्स की बोल रहा हूँ गलती से, मेडुला की प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती, हाँ इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस होता है मेडुला की। तो ये मेडुला की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या यहाँ पर हमारे को इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस होता है मेडुला के अंदर मिलता है, और मेडुला जो होता है वो कनेक्ट होता है किसके थ्रू, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू कनेक्ट होता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं वो कौन से पेडंकल से कनेक्टेड होते हैं, सेरिबेलम को कौन से पेडंकल से कनेक्टेड करते हैं, तो कौन से पेडंकल से होता है, इन्फीरियर पेडंकल से, ठीक है। और ये वाले तो आपको कोई से भी से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, अब ये काम कैसे करते तो ना सर, अगर हम लोग बात करते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स की, तो ये जो क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं ये क्या है, ये मतलब लंबे होते हैं और साथ साथ ये परकिंजे लेयर तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, ठीक है। कैसे पहुंच जाते हैं, परकिंजे सेल तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, ठीक है। और परकिंजे सेल पर पहुंचते हैं। अब देखो सुनो, आप लोग अभी कुछ मत याद रखो, अभी आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ अगर आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हो दोबारा बना करके बता सकता हूँ, चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा दोबारा बना कर करता हूँ, फिर उस वाले डायग्राम पर आएंगे, ठीक है। पहले आपको कुछ जनरल फंक्शंस मैं इसके अंदर बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी। देखो सुनो, एक हमारे पास यहाँ पर सेल है परकिंजे सेल। उस परकिंजे सेल की अगर मैं बात करूँगा तो परकिंजे सेल का काम होता है इनिबिशन करना, किसका, डीप न्यूक्लियस का, ठीक है। ये इनिबिट करके रखती है किसको, डीप न्यूक्लियस को, ठीक। और डीप न्यूक्लियस ही वो मेन न्यूक्लियस है जो एक्साइटेटरी सिग्नल जनरेट करेगा फॉर अलाउइंग एनी मूवमेंट, ठीक है। तो अब ये क्या करती है, परकिंजे सेल करके रखती है इनिबिट। अगर इसको कोई एक्साइट आकर के कर दे, यहाँ से आकर के एक्साइट कर दे, तो ये क्या कर देगी, डीप न्यूक्लियस को, एक्साइटेटरी फंक्शन को क्या कर देगी, रोक देगी, ठीक है। ये होने नहीं देगी, ठीक है, एक्साइटेटरी फंक्शन को होने नहीं देगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि जो सर दोनों क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं और मोजी फाइबर्स हैं, ये दोनों आकर के कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके इस वाली सेल को क्या करते हैं, स्टिमुलेट ही करते हैं, क्लियर है। तो क्या डीप न्यूक्लियस के फंक्शन रुक जाएंगे, क्या एक्साइटेटरी फंक्शन जनरेट हो पाएगा। और सर जब आप शुरुआत में बता रहे थे तो आपने बोला क्लाइंबिंग फाइबर्स और मोजी फाइबर्स तो जो होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, वो सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि एक्साइटेटरी होते हैं, तो ये कैसे हो गया। तो इसका जवाब ये है कि क्लाइंबिंग फाइबर और मोजी फाइबर एक ब्रांच तो इधर देते हैं और एक ब्रांच इधर भी दे देते हैं भैया अपनी, कि भैया ऐसा है कि तुम इधर तो लो हमसे ब्रांचेस, तो इधर भी ले लो, तो इधर क्या होगा, फिर वो पॉजिटिव फीडबैक पे आ गया, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव यानी कि इसे क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। बट इस ये भी क्या है ना, ये भी थोड़ी सी अजीब है अपने यहाँ पे डीप न्यूक्लियस, जो भी सिग्नल आ रहा है पूरी पोटेंशिएट तरीके से, मतलब जैसे कि अगर मान लो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कोई भी एक्शन करने चाह रहे हैं, मान लीजिए आपको अपना जो मतलब जैसे कि पर्स भूल गए तो आप पर्स लेने के लिए आए, तो आपको पर्स तक अपने हाथ को लेकर के जाना है, तो पर्स तक ही तो हाथ जाएगा ना, तो उस तक के आगे थोड़ा ना पहुंच जाना है, नहीं तो फिर क्या हुआ, दिक्कत हो जाएगी। पर्स तक ही तो हाथ पहुंचना चाहिए ना, मतलब कि कंट्रोल्ड मूवमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर अब डीप न्यूक्लियस क्या ये वाली बात समझता ही नहीं है कि यार अरे थोड़ा सा रुक भी जाओ, मतलब एग्जेजरेशन नहीं हो जाए एक्शन का। तो इसलिए परकिंजे सेल का जो इनिबिशन होता है वो जरूरी होता है, ठीक है। तो डीप न्यूक्लियस का ये वाली बात समझ में आई। तो कैसे एक्साइटेटरी है, ये वाली बात पहले समझ में आई, एक्साइटेटरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ब्रांचेस आ रही हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो आराम से आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब तो कुछ नहीं, तो केवल कनेक्शन है, ठीक है। तो देखो ये देखो यहाँ पर कौन से फाइबर्स हैं सर, मोजी फाइबर्स हैं, यहाँ पर कौन से क्लाइंबिंग फाइबर्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों को डायरेक्टली कौन दे रहा है ब्रांचेस अपनी, देखो ये तो दिख रही है आपको डायरेक्ट यहाँ पर ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ समझना कि जो अब ये जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं लंबे फाइबर्स हैं, तो ये क्या होते हैं, परकिंजे सेल तक भी डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, क्लियर है, डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। और ये जो मोजी फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, पहले ग्रेन्यूल सेल्स पर आते हैं। कौन सी सेल्स होती है, ग्रेन्यूल सेल्स होती है। कौन सी लेयर की सेल्स है, देखो यहाँ बताया था ना, ग्रेन्यूलर लेयर की जो सेल्स होती है वहाँ से, ठीक है, उन वाली सेल्स पर आते हैं, ग्रेन्युलर लेयर की सेल्स पर आते हैं। और ये दो तरीके का काम करेंगे, दो तरीके का काम करेंगे ग्रेन्युलर सेल्स। एक तो परकिंजे सेल को स्टिमुलेट करेंगी और दूसरा स्टिलेट बास्केट सेल्स और गोल्जी सेल्स को ही क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। और गोल्जी सेल्स का काम क्या होता है, स्टिलेट सेल, बास्केट सेल, गोल्जी सेल का फैसिलिटेट द डीप न्यूक्लियस, या फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द डीप न्यूक्लियस बाय इनहिबिटिंग द परकिंजे सेल। ये वाली बात आपको याद रखनी है। स्टिलेट और बास्केट सेल का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परकिंजे सेल को बंद करना, बोल परकिंजे सेल को बंद करना, आप लोग बोलना पड़ेगा, ठीक है। परकिंजे सेल को बंद करने का काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, ग्रेनुलर सेल्स भी क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं जो आपके पास सॉरी जो स्टिलेट और बास्केट सेल्स है ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, एक्साइटेटरी फंक्शन कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाली बात, तो अब आपको पूरा पाथवे समझ में आ गया कि सर परकिंजे सेल क्या करती है, डीप न्यूक्लियस को इनहिबिट करके रखती हैं। इसको स्टिमुलेट कौन करती हैं, हमारी दोनों फाइबर्स आकर के, एक डायरेक्टली एक ग्रेनुलर सेल के जरिए। बट क्योंकि हमारे पास एक्शन एक्साइटेटरी है, इसीलिए क्या करवाना है हमारे को, डीप न्यूक्लियस को भी क्या कराना है, स्टिमुलेट कराना है। तो ये फाइबर डायरेक्टली, अब यहाँ बीच में कुछ नहीं है, ये डीप न्यूक्लियस को एक्साइट भी करती हैं। बट अब देखा गया कि जितनी भी आपकी मोजी फाइबर्स हैं वो का क्या करती हैं, वो भी एक काम और करती हैं कि वो स्टिलेट सेल, बास्केट सेल को स्टिमुलेट करके परकिंजे सेल को इनहिबिट कराने का भी काम करती हैं, ठीक। अब ये सारा एक्साइटेशन इनहिबिशन किसके लिए, जस्ट कंट्रोलिंग दी मूवमेंट्स, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर एक सवाल था भी हमारे पास कि वाई एक्साइटेटरी, तो बिकॉज दे गिव डायरेक्ट कोलेटरल टू डीप न्यूक्लियस, क्लियर है। तो ये वाली बात हम लोगों ने देख ली है। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर हमारे को केवल पाथवेज ही पाथवेज पढ़ने हैं, एफरेंट इफरेंट लीजन्स बस, ठीक है। तो अब हमारा मेन टॉपिक चालू होता है एफरेंट सेरिबेलर पाथवे, इफरेंट सेरिबेलर पाथवे, ठीक है। देखो सुनो, एफरेंट सेरिबेलर पाथवे के अंदर आता है कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट। कौन से आते हैं, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट आते हैं। यहाँ पर पहले मैं नाम बता दे रहा हूँ, सेरेब्रो ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट, सेरेब्रो ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये दोनों जो ट्रैक्ट हैं ये एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रैक्ट होते हैं जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं, ठीक। कहाँ से आते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इनको रखा गया है,
ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, कंट्रोल्स द इंटेंशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स या फिर कंट्रोल्स द एक्शन कमिंग फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर, कुछ भी लिख कर आ सकते हो आप लोग। ऐसी सेरेब्रो ओलिगो सेरिबेलर तो कंट्रोल ऑफ द इंटेंशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है वेस्टिबुलो सेरिबेलर। वेस्टिबुलो सेरिबेलर के अंदर की अगर आप बात करोगे तो वेस्टिबुलो सेरिबेलर के अंदर यहाँ पर आप देखो कन्वेज द सिग्नल ऑफ हेड पोजीशन एंड मूवमेंट। देखो वेस्टिबुलो सेरिबेलर का मतलब क्या होता है, वेस्टिबुलर अपैरेटस रिलेटेड हेड मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। ठीक है, तो हेड मूवमेंट्स और पोजीशन को कंट्रोल करके रखता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे की तरफ चलते हैं तो एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर। अब ये स्पाइनो सेरिबेलर जब भी आ जाए तो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन होता है, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। और दोनों कहाँ से लेकर के आएंगे लोअर पार्ट से। तो लोअर लिम्ब देख लो यहाँ पर ध्यान से आप लोग, तो लोअर लिम्ब लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, तो पोस्टीरियर और एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर दोनों कहाँ से आएंगे, लोअर लिम्ब के अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन लेकर के आएंगे। अब सर अपर लिम्ब का क्या हुआ, नेक का क्या हुआ, सर्वाइकल रीजन का क्या हुआ, तो उसके लिए आता है क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, तो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन लेकर के आएगा फ्रॉम द अपर लिम्ब, नेक एंड सर्वाइकल रीजन। क्लियर है। फिर आता है आपके पास टेक्टो सेरिबेलर ट्रैक्ट। टेक्टो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है, ये ऑडिटरी और विजुअल इंपल्सेस को मॉनिटर करता है कि किस तरीके से हैं ये। ठीक है, टेक्टो सेरिबेलर ट्रैक्ट। क्लियर है। इसके अलावा एक आधा होता है कि रेटिकुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट भी होता है, वो रेटिकुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट भी इसी के अंदर आता है। अगर आप याद रख सकते हो तो इसके अंदर ही आता है, सेम है ना, ऐसे ही होता है, यही काम करता है जेट रेटिकुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट। रेटिकुलर फॉर्मेशन से चालू करके और इंटेंशन ऑफ दी सेरिबेलर कॉर्टेक्स को कंट्रोल करने के काम आता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सर इफरेंट सेरिबेलर पाथवे। इफरेंट की बात भी कर लेंगे। इफरेंट के अंदर से सबसे पहले सर हमारे को न्यूक्लियस इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो देखो सुनो यार, उसके लिए एक ट्रिक है जस्ट, ठीक है, उसके लिए ट्रिक है दे जी एफ, इस तरीके की ट्रिक है। ठीक है, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस एंड फेस्टिजियस। ठीक है, ये हमारे पास चारों होती है। डेंटेट, ठीक है, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ये तो यहाँ पर लिख रहे हैं ना, एम्बोलिफॉर्म यहाँ से देख लें थोड़ा सा, ग्लोबोस एंड फेस्टिजियस तो ये लिख देता हूँ, चलो फेस्टिजियस लिख रहा हूँ वहाँ पर, फेस्टिजियस। क्लियर है। तो ये फेस्टिजियस हो गया, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस एंड फेस्टिजियस होता है। अब इस एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबोस को मिलाकर के बनता है न्यूक्लियस इंटरपोजिटस या फिर ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म, दोनों डायरेक्ट कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म रूब्रल पाथवे। ये जो ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म यानी कि किसके बारे में बात चल रही है, न्यूक्लियस इंटरपोजिटस के बारे में बातें चल रही है। और ये जो न्यूक्लियस इंटरपोजिटस होता है इसका काम होता है प्रॉक्सिमल मसल ग्रुप्स को कंट्रोल करना, तो कंट्रोल दी प्रॉक्सिमल मसल ग्रुप। ठीक है, फिर आती है हमारे पास डेंटेट, डी डेंटेट, और डी से होता है डिस्टल मसल ग्रुप्स को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, डेंटेट पाथवे का होता है। ठीक है, इसके बाद आता है फेस्टिजियल, वेस्टिबुलर, फेस्टिजियल, रेटिकुलर। ठीक है, मतलब फेस्टिजियल के अंदर दो डिवीजन होते हैं, वेस्टिबुलर, रेटिकुलर। वैसे तो मैंने इनके फंक्शन साथ में लगे, बट इसके अंदर भी आप लिख सकते हो और आप आसानी से पहचान भी लोगे अभी खुद ही। तो कंट्रोल दी मसल टोन ऑफ एक्सियल मसल्स, और दूसरा क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। अब आप लोग पहचान लो जरा। सर वेस्टिबुलर आ गया, वेस्टिबुलर का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है, तो ये वाला जो फंक्शन है वो इसका है। और रेटिकुलर आ गया तो ये वाला फंक्शन किसका है, ये इसका है। ठीक है, तो वेस्टिबुलर अगर आएगा तो रेस्पॉन्सिबल फॉर पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, और फेस्टिजियम रेटिकुलर आएगा तो टोन ऑफ द एक्सियल मसल्स, यानी कि बीच की मसल्स के लिए। क्योंकि आप खुद देखो, हम लोगों ने पहले बोला प्रॉक्सिमल मसल, डिस्टल मसल ग्रुप, फिर एक्सियल मसल ग्रुप, और फिर पोजीशन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। क्लियर है, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, कि ग्लोबोस एंड एम्बोलिफॉर्म किसके थे, प्रॉक्सिमल के लिए थे, डेंटेट डिस्टल के लिए था, जो रेटिकुलर है वो एक्सियल मसल्स के लिए, टोन के लिए, और जो वेस्टिबुलर है वो किसके लिए, पोस्चर और इक्विलिब्रियम के लिए होता है। अब मैंने आप लोगों से बोला था उस टाइम आप लोग 3 ट्रैक्ट्स के नाम याद रखना, वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट जब शुरुआत में पढ़ाया था। एक आपको बोला था स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, क्लियर है, और एक बोला था आपसे सेरिब्रो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ये 3 ट्रैक्ट याद करने के लिए बोले थे मैंने आपसे शुरुआत में। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने याद करें तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब जैसे कि वेस्टिबुलो सेरिबेलर आपको बताया था, वेस्टिबुलो सेरिबेलर का पोस्चर का इक्विलिब्रियम का काम होता है, तो ये किसको जरूरत है, सब ऑर्गेनिज्म को जरूरत है। तो शुरुआत से प्रेजेंट होगा तो ये सबसे पुराना होगा, आर्कियो सेरिबेलम का पार्ट हुआ फ्लोक्टिनेटल लोब से। ठीक है, स्पाइनो सेरिबेलम की जरूरत किसको, स्पाइनो। तो सर इसकी जरूरत थी हमारे को जो थोड़े से बाद में डेवलप हुए, यानी कि पेलियो सेरिबेलम का पार्ट होगा। ठीक है, और इसके अंदर वर्मेस और वो आता था इंटरमीडिएट जोन, याद है, और लेटरल जोन के अंदर आता था ये। ठीक है, नियो सेरिबेलम का पार्ट होता है ये। क्लियर है। अब देखो यार, यहाँ पर इनके फंक्शन दे रखे हैं बेसिकली। ठीक है, अब फंक्शन क्या होगा वेस्टिबुलर का, ये तो पहले ही बता दिया, इक्विलिब्रियम, पोस्चर, बैलेंस, गेट, आई मूवमेंट एंड रेस्पॉन्स टू हेड रोटेशन। ठीक है, आई मूवमेंट एंड रेस्पॉन्स टू हेड रोटेशन। क्लियर है, तो ये सब काम किसका होगा, इन सब का होगा। अगर इसका लीजन हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह जाएगा। ड्रंकन गेट, ठीक है, निस्टैगमस, ठीक है, आई मूवमेंट से रिलेटेड निस्टैगमस रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पाइनो सेरिबेलम, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल ग्रुप्स। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है स्पाइनो सेरिबेलम का, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल ग्रुप, डैम्पिंग फंक्शन, मसल टोन, अल्टरनेटिव रैपिड मूवमेंट। तो ये सारे काम किसके होते हैं, इस स्पाइनो सेरिबेलम के होते हैं। स्पाइनो सेरिबेलम दोबारा सर, स्पाइनो सेरिबेलम मसल से रिलेटेड है चीज़, क्या से मसल से रिलेटेड है, मसल की टोन को, ठीक है, अल्टरनेटिव रैपिड मूवमेंट्स को, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल ग्रुप्स, मसल के ग्रुप को कोऑर्डिनेट करने का। 3 काम हो गए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी मसल ग्रुप्स, मसल टोन के लिए, और अल्टरनेटिव रैपिड मूवमेंट्स के लिए। क्लियर है, मेन जो फंक्शन है वो 3 है स्पाइनो सेरिबेलम के। ठीक है, याद रखने आपको। और सर ये जरूरत थी, ये जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म एडवांस हो रहे थे इसके लिए जरूरत थी। क्यों, क्योंकि अब यार
अब ऐसा तो नहीं है सिंगल मसल यूज़ करेगा, मल्टीपल मसल के मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सारे थे, तो मल्टीपल मसल ग्रुप्स थे, तो मल्टीपल मसल ग्रुप्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए नहीं चाहिए? ओके सर। फंक्शन ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसलिए डैम्पिंग फंक्शन चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है। फिर दूसरी बात, मसल टोन को कंट्रोल करना है नहीं करना है? सर मसल टोन को ही कंट्रोल करना है, और रैपिड मूवमेंट साथ में कर सके, तो अल्टरनेटिव रैपिड मूवमेंट्स के लिए भी दिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा हो पुराने ऑर्गेन को, मतलब कि क्या होता है, रैपिड मूवमेंट्स भी साथ में कर लेते नहीं कर लेते, अल्टरनेटिव रैपिड मूवमेंट्स, तो ये सब चीज़ें थी। तो अगर इनके रीजन सोचेंगे, अटैक्सिया, इंटेंशनल ट्रिमर्स। अभी इंटेंशनल ट्रिमर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनल ट्रिमर्स और एक होता है रेस्टिंग ट्रिमर्स। ठीक है, दो तरीके के होते हैं। इंटेंशन ट्रिमर्स जो होता है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सेरिबेलम के लीजन, और जो आपके रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं पार्किंसोनिज्म में। क्लियर है? डिसमेट्रिया, ठीक है, डज नॉट नो द मेजर ऑफ द मूवमेंट, मतलब कि ऐसे आप समझ लो कि आपने बोला कि अपनी नाक टच करो, तो नाक की जगह आँख टच कर रहा है, ऐसे करके समथिंग होता है ना, वो कि मेजर ऑफ द मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आपने बोला, आपने एक पर्टिकुलर लेवल तक हाथ उठा, बोला तुम इतने लेवल तक हाथ उठाओ, तो वो ऊपर उठा रहा है, नीचे उठा रहा है, इस तरीके से। मतलब बेसिकली डिसमेट्रिया का मतलब होता है कि ज़्यादा ही होता है, मतलब जनरली ज़्यादा ही उठाता है इस तरीके के लीजन में। क्लियर है? क्योंकि जो दिक्कत आती है वो कहाँ आती है अल्टीमेटली, मतलब कि फाइबर्स कौन से लॉस होंगे, जनरली यहाँ पर इनहिबिटरी फाइबर ज़्यादा है, तो इनहिबिटरी फाइबर में लॉस होता है, तो ये मान के चलते कि वो ज़्यादा उठाएगा। ठीक है, अरेंजिंग, और अब ये देखो ये नए तरीके आए, तो मैंने क्या बोला था, इन मूवमेंट्स को जो मोटर कॉर्टेक्स जनरेट कर रहा है उसको अरेंज करने का, सीक्वेंस करने का काम भी तो किसी का होगा, तो इनका काम क्या होता है, अरेंजिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द मूवमेंट। क्लियर है? अरेंजिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द मूवमेंट होता है। ठीक है, अब लीजन्स देखो सारे, और अच्छे से देखो, और सारे लीजन्स वगैरह पूरे कंबाइंड तरीके के लीजन्स बताए यहाँ पर हमने। ये वाला थोड़ा सा जरा नाम बहुत प्रोनाउंस करने में सबको दिक्कत आती है, ए डायाडोकोकाइनेसिया। ठीक है, अब मैं ऐसे कैसे याद रखता हूँ कि यार अगर याद भी रहे पेपर में लिख के भी आ जाए, तो कैसे नाम याद रखना है, तोड़ के। कैसे सर? ए अलग याद करो, दिया और डोकोकाइनेसिया, डोकोकाइनेसिया, मैंने कहा डोकोकाइनेसिया ऐसी बस जस्ट याद कर लो कि दवाई का नाम है किसी का, तो ए डिया डोकोकाइनेसिया। ठीक है, और एक ही जगह डिस भी यूज़ कर सकते हो, तो डिस डिया डोकोकाइनेसिया। क्लियर है? अब इसका काम क्या होता है, अनेबल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट मसल ग्रुप्स एंड नॉट परफॉर्म अल्टरनेट रैपिड मूवमेंट। अभी कहाँ का लीजन है सर? ये साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि ये स्पाइनोसेरिबेलम का लीजन है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिव रैपिड मूवमेंट खराब हो रहा है। ठीक है, एडिया डोकोकाइनेसिया के अंदर। अच्छा हाँ, इसको कई बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं डिसमेट्रिया के साथ। भाई देखो, डिसमेट्रिया और एडिया डोकोकाइनेसिया में अंतर है। एडिया डोकोकाइनेसिया का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या नहीं हो पा रहा, अल्टरनेटिव रैपिड मूवमेंट लॉस हो रहा है, वहाँ पर मेजरमेंट लॉस हो रहा है कि यार हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ तक फंक्शन, डैम्पिंग फंक्शन वहाँ पर लॉस्ट हुआ है, समझ लो, डैम्पिंग फंक्शन वहाँ पर लॉस्ट हुआ है। ठीक है, अब आता है पोस्ट पॉइंटिंग। ये क्या होता है, अनेबल टू पॉइंट टू द स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे टेस्ट फिंगर नोज टेस्ट वगैरह ये जो होता है इसके अंदर हम कराते हैं, आपको आगे बताऊंगा इसको। ठीक है, पोस्ट पॉइंटिंग का मतलब इतना समझ लो कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे हम कहेंगे कि उधर पॉइंट करना है ना, हम बोलते हैं कि हमारी तरीके से उंगली तो वो ज़्यादा ऊपर, वो सब डैम्पिंग फंक्शन की वजह से होता है मेजरली ये भी। ठीक है, तो ये पोस्ट पॉइंट वैसे पास्ट पॉइंटिंग, यार क्या बोला था, पास्ट पॉइंटिंग। ठीक है, तो पास्ट पॉइंटिंग देखने के लिए मिलता है, अनेबल टू पॉइंट इन दी स्पेसिफिक डायरेक्शन। सर पोस्ट पॉइंटिंग नहीं, पास्ट पॉइंटिंग है। क्लियर है? फिर आता है डिस R3, स्कैनिंग स्पीच। स्कैनिंग स्पीच मतलब बोल नहीं पाएगा ढंग से, स्कैन करेगा जैसे कि। ठीक है, जिसकी से बोलो कॉन्स्टिट्यूशन बोल, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे करके बोलता है, तो स्कैन कर रहा है जस्ट। ठीक है, इस तरीके से होता है, अलग अलग वर्ड ऐसे करके। हाइपोटोनिया, मसल की टोनिसिटी लॉस हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, डिले लाइन नेगेटिव फीडबैक सिग्नल। ये क्या होता है सर? जैसे कि मान लीजिए कॉर्टेक्स से कोई फंक्शन निकला, वो रैपिड मूवमेंट का फंक्शन है, तो सबसे पहले कहा जाएगा डीप न्यूक्लियस के पास जाता है। ठीक है, एंड मूवमेंट इज इनिशिएटेड विदाउट रेस्ट्रिक्शन, और इस मूवमेंट को किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, बट आफ्टर सम टाइम इस मूवमेंट को क्या कर लेता है, डैम्प कर दिया जाता है। ठीक है, बाई दी परकिंजे सेल टू प्रिवेंट ओवरशूट। इसको क्या बोलते हैं अपन? यस, तो इसे बोलते हैं डिले लाइन नेगेटिव फीडबैक सिग्नल। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है ये, याद रख लेना ये वाली बात। मतलब कि आपने कुछ भी रैपिड मूवमेंट सोचा कि अरे यार क्लास में मान लो आपका मोबाइल बच गया, सर पढ़ा रहे, तो आप लोग क्या सोचोगे, यार मोबाइल बंद करना है, तो मोबाइल बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रैपिड शूट करना पड़ेगा, बट कि मोबाइल की जगह कहीं और हाथ नहीं चला जाए, इसीलिए क्या जरूरी है, परकिंजे सेल का इनिबिशन। बट आप लोग एक्टिव कैसे हो जाओगे, तुरंत आप लोग चलोगे, मोबाइल को अपनी जेब में डालो, हाथ को अपनी जेब में डालोगे, तो ये सब क्या हुआ, तुरंत हुआ, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन हुआ, बट मोबाइल तक ही हाथ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि परकिंजे सेल एक्टिव है। क्लियर है? अब तो ये सब किसका मतलब होता है, डिले लाइन नेगेटिव फीडबैक सिग्नल का। ये किसका काम होता है, डिले लाइन नेगेटिव फीडबैक सिग्नल। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सेरिबेलम फंक्शन टेस्ट। सेरिबेलम फंक्शन टेस्ट के अंदर आप लोगों को 5 टेस्ट टोटल यहाँ पर मैंने लिखा रखे हैं, और 5 टेस्ट थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से 5 टेस्ट को देखो। रोम्बक्स टेस्ट, अब ये रोम्बक्स टेस्ट जनरली जो होता है ये इनिशिएट ही नहीं हो पाता, चालू ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पर्सन होता है जिसके अंदर अगर डिस्ट्रक्शन हो गया, गेट वगैरह के मूवमेंट लॉस हो गए, और वेस्टिबुलर से अगर फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब जो होता है उसके अंदर का लीजन हो जाता है, तो उसके अंदर गेट और बैलेंस प्रॉपर ही नहीं होता है, तो क्या ही नहीं कर पाएगा, ना प्रोप्रियोसेप्शन कर पाएगा, ना गेट एंड बैलेंस मेंटेन कर पाएगा। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, सेरिबेलर अटैक्सिया। सेरिबेलर अटैक्सिया वाला इनएबिलिटी टू बैलेंस आइज ओपन, मतलब इवन खुली आंखों से भी खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे ढंग से, आंख बंद करके तो बिल्कुल ही गिर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिंगर टू नोज टेस्ट। अब ये फिंगर टू नोज टेस्ट कैसे होता है, पेशेंट टचेज नोज एंड देन अनदर फिंगर। मतलब क्या होता है, डॉक्टर अपनी फिंगर को टेबल पर रखेगा और उससे बोलेगा कि तुम पहले अपनी नाक को टच करो, फिर फिंगर को टच करो मेरी को। ठीक है, तो इस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अगर मान लीजिए डैम्पिंग फंक्शन दिक्कत है,
ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था, देखो पास्ट पॉइंटिंग के बारे में। ठीक है, तो पास्ट पॉइंटिंग के अंदर भी फिंगर नोज टेस्ट क्या देगा वो, मतलब कर ही नहीं पाएगा, टच ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ था, क्लियर है। पेशेंट टचेज नोज एंड देन अनदर फिंगर, तो ये आप लिख कर के आ सकते हो। तो ये आप लिख सकते पास्ट पॉइंटिंग की वजह से होता है, अगर ये नहीं कर पा रहा तो। हील टू शिन टेस्ट, ये आप लोगों को इमेजेस मिल जाएंगे, आप एक बार डाल के देखो। मतलब ऐसे समझो कि पेशेंट को लिटाया आपने, पेशेंट को लिटाया, लेग्स को क्या करा, स्ट्रेट करवाए दोनों को। ठीक है, अब एक लेग को लिया और बोला कि है ना आप है ना इसको, जैसे कि आपको देखो प्रोमिनेंट बॉर्डर दिखता है टीबिया के ऊपर की तरफ, सबक्यूटेनियस बॉर्डर, उसके ऊपर उसकी हील को टच कराते हैं और उसे स्लाइड डाउन कराते हैं, मतलब ऊपर से टच कराएंगे, नी जॉइंट पर टच कराते हैं और उसे नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कराते हैं, क्लियर है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि यार वो कोऑर्डिनेट है या नहीं है, मतलब उसके जो लोअर लिम्स है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन प्रोप्रिसेप्शन प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हील टू शिन टेस्ट। असेस कोऑर्डिनेशन, पेशेंट इज आस्क्ड टू प्लेस हिज और हर हील ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द शिन एंड आस्क्ड टू स्लाइड डाउन, क्लियर है, वही सब चीज़ शिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेंडम वॉकिंग। ये क्या होता है टेंडम वॉकिंग, द पेशेंट वॉक्स हील टू टो इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हील से लेकर के टो तक वो कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, टेस्टिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी और बैलेंस देखने के लिए मिलता है, क्लियर है। हील से टो तक स्ट्रेट लाइन में चलने से होता है, टेंडम वॉकिंग होता है। नेक्स्ट आता है स्मूथ परसूट। ठीक है, स्मूथ परसूट टेस्ट क्या होता है, पेशेंट फॉलो द फिंगर, और ये मैंने आपको बताया था कि सेम डायरेक्शन में जैसे जैसे आप ऊपर लेकर के जा रहे हो वैसे वैसे, इससे भी डैम्पिंग फंक्शन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसकी आई का मूवमेंट चेक कर सकते हो। ठीक है, स्मूथ परस्यूट, निस्टैगमास, इन सब चीज़ों को भी आप साथ में चेक कर सकते हो कि उसे देखने में तो नहीं दिक्कत हो रही, ज़्यादा आगे तो नहीं फड़फड़ा रहा है, डैम्पिंग फंक्शन प्रॉपर है नहीं है, प्रोप्रिसेप्शन ओरिएंटेड है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप स्मूथ परस्यूट से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे थे आपके कुछ टेस्ट थे वेरियस तरीके के, जो कि आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, ओके, समझ में आई वाली बात। ओके, तो अब आपका जो ये वाला जो सेरिबेलम वाला जो टॉपिक है वो क्या खत्म हो गया। अगर आपको किसी तरीके का कोई भी टेस्ट में डाउट है मान लीजिए, तो एक बार आप यूट्यूब वगैरह पर और अदर वीडियोज भी पड़ी हुई एक बार जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। बट मेरा क्या था कि सेरिबेलम के कौन से टेस्ट उनको एक बार ओरिएंट करा दूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए लिखने के अंदर, क्लियर है। तो यार आज के दिन के लिए बस समाप्त करते हैं। तो थैंक यू यार, आप लोगों ने सुना मेरी बात को, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू गाइस, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद नया टॉपिक। टिल देन गुड बाय गाइस। और मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो बता रहा हूँ यूरेटर के ऊपर आएगी। ठीक है, यूरेटर के ऊपर आ सकती है, क्योंकि वो कंटेंट मेरा ऑलमोस्ट तैयार है, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा बस टाइम लग रहा है। तो जस्ट वो जैसे ही हो जाएगा ना, तो यूरेटर के ऊपर वीडियो आएगी अगली। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय गाइस, बाय बाय।